हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं मैं आज की इस नई वीडियो में। आज आपसे मैं जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा कि अगर जैसे सबको पता कनाडा ने अपने रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए और आप उन रूल्स को किस तरह से उन रूल्स के होते हुए कनाडा में अपनी इमिग्रेशन ले सकते हो, और कौन सा एक प्रोफेशनल जिन उस प्रोफेशनल वाले बंदों को भी थोड़ी सी अब जो सावधानी बरतनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग से काम लेना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे अपनी इमिग्रेशन जो है वो ले सके। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट, ताकि आपको इस तरह के अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जो मेरा पहला टॉपिक वो है कि ये सबको पता कनाडा में जो इस टाइम सबसे हॉट प्रोफेशन जो चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो है हेल्थ प्रोफेशन। तो हेल्थ में यहाँ पे पीआर भी एज कंपेरिजन ईजी, अगर आप अपने जो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप उसमें पीआर ले सकते हो। बट अब कनाडा की एक प्रोविंस है जिसको बोलते हैं ओंटारियो, जो कनाडा की सबसे बड़ी प्रोविंस है, जो सबसे कनाडा की सबसे पॉपुलेशन जहाँ पे रहती है, ये कनाडा की ईस्ट वाली साइड पे आती है, जो यूएस के साथ बॉर्डर अपना शेयर करती है। तो हुआ यह कि जो अभी तक जितने भी इमिग्रेशन के जो चेंजेस थे वो यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल गवर्नमेंट कर रही थी। बट अब क्या हुआ कि आप जो प्रोविंसेस हैं यहाँ के, मतलब जो आपका स्टेट गवर्नमेंट भी उस चीज़ में कूद पड़ी है। जैसे पहले क्यूबेक ने अपने चेंजेस किए थे, अब जो कनाडा की ओंटारियो प्रोविंस है उसके जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड, वो क्या है कि वो जो जिस पार्टी की मीन्स कनाडा की फेडरल सरकार है उससे ऑपोजिट पार्टी, मतलब वहाँ पे ऑपोजिशन में यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा इमिग्रेशन का चेंज किया। उन्होंने कहा कि हम 2026 के बाद कनाडा ओंटारियो में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो मेडिकल की फील्ड में हम नहीं लेंगे। मतलब जिसने मेडिकल की स्टडी करनी है वो ओंटारियो में नहीं आ सकता इंटरनेशनल स्टूडेंट। यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स उनको ही मेडिकल की स्टडी जो है वो करने देंगे। उसके लिए उन्होंने पूरा रोड मैप बताया, प्लस उन्होंने ये बोला कि हम यहाँ की दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोरंटो और यॉर्क यूनिवर्सिटी, यहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको 88 की 84 मिलियन का जो फंड दिया है ताकि वो अपना इंस्टीट्यूट अपना पूरा करिकुलम जो है वो तैयार कर सके, ताकि 2026 के बाद जो आप कह सकते हो कि ओंटारियो में मेडिकल के जो इंटर स्टूडेंट्स को बंद किया जाए, ताकि यहाँ के जो नेशनल जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। उन्होंने 95% तक जो कैप लगाया कि 95% तक जो बच्चे सिर्फ यहाँ के लोकल ही जो ओंटारियो में अपनी मेडिकल की स्टडी कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ये एक मतलब फ़ायदेमंद होगा या नहीं, क्योंकि कनाडा में पहले ही हेल्थ प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, और ऊपर से ये वाली कैप, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ऐसा कोई फ़ायदा होगा। हाँ, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, बट ऐसे तो ये मुश्किल दिखता है, क्योंकि कनाडा ओंटारियो इटसेल्फ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बावजूद यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी है। तो वो तो कहने को है कि कनाडा में हेल्थ सिस्टम बहुत तगड़ा है, अगर आप अंदर जाके देखो तो आपको लग पता जाएगा कि चल क्या रहा है। वो तो सिर्फ कहने की बात है, चलो फ्री है तो फ्री में जो कुछ भी मिले तो उसको आपको एंजॉय करना चाहिए, उस पर आप किंतु परंतु नहीं कर सकते। बट यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़्यादा पहले से ही कमी है, इसीलिए ओंटारियो या कनाडा जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है ताकि उनका हेल्थ का जो गैप है उसको फुलफिल किया जाए। बट अब डग फोर्ड साहब ने ये एक शर्त लगा दी है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो 2026 के बाद ओंटारियो में अपनी मेडिकल की स्टडी जो है वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो स्टडी नहीं करेंगे जाहिर सी बात उनको फिर पीआर लेने में भी दिक्कतें आएंगी। मतलब कनाडा आना चाहता है तो उसको इतना कोई करने की बात नहीं है, वो किसी और प्रोविंस में जा सकता है, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, बीसी, कहीं पे और आप जा सकते हो, सिर्फ आप ओंटारियो में आपको स्टडी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप और प्रोविंसेस में चले जाओ एक्सेप्ट बीसी, बाकी जगह अगर आप चले जाते हो तो आपको वहाँ पे पीआर लेनी भी ईजी है एज कम्पेयर टू ओंटारियो और बीसी, क्योंकि ओंटारियो में सबसे ज़्यादा जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ओंटारियो में ही है। ओंटारियो और बीसी में सबसे ज़्यादा है। अगर आप इनके सिवाय किसी और प्रोविंस में जाते हो तो आपको बहुत ईजिली आपको आपकी इमिग्रेशन मिल जाएगी। अगर आप हेल्थ प्रोफेशन में हो तो मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ आप ओंटारियो को अवॉइड करो। अगर मेरी कोई माने तो वो ओंटारियो को अवॉइड करे, वो ओंटारियो में ना आए और किसी प्रोविंस में जाए। हाँ, वहाँ पे थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कतें हैं, वहाँ पे इंडियंस कम है, काम थोड़ा कम, मतलब काम मिल जाता है पर इतना नहीं जितना यहाँ पे है। फिर यहाँ पे उस तरह से पॉपुलेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है, महंगा भी ज़्यादा है, यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। वहाँ पे आपको टैक्स भी कम है, हर चीज़ आपको सस्ती है। तो सेम सिस्टम बैठता है कि जितना आप कम कमाओगे उतना आपका कम खर्चा भी है। तो यहाँ पे कि आपका थोड़ा खर्चा बहुत ज़्यादा है, प्लस यहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा, इस वजह से यहाँ पे पीआर में भी दिक्कत आती है। अगर आपने हेल्थ की स्टडी करनी ही है तो आप किसी और प्रोविंस को जो है वो देख सकते हो, आपको जो सूटेबल लगे। अगर किसी को आना ही ब्रैम्पटन या मिसिसागा या ओंटारियो में तो उसके लिए फिर दिक्कत है। बट मुझे नहीं लगता कि वो कोई एक मतलब आप कह सकते हो कि अच्छा फैसला आपके टाइम पे ओंटारियो आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी हालत है इमिग्रेशन की, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आप उन स्टडी एक बार आप पीआर हो जाए फिर जहाँ मर्जी मूव कर लो, 2-3 साल की तो बात है, 2-3 साल आप कहीं हार्डशिप देख लो, फिर आपकी लाइफ आगे सेटल है। बट अगर आपने पहले 2-3 साल में ही ईजी फील मांगा तो फिर आपकी लाइफ आगे वाली स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पे पीआर बहुत मुश्किल है अगर आप और किसी प्रोफेशन में हो। बट हाँ, अगर आप हेल्थ में हो तो 2026 के बाद अल्बर्टा और किसी प्रोविंस को देख लो एक्सेप्ट ओंटारियो और बीसी, तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा।
तो दूसरी बात, जो दूसरी न्यूज़ है वो ये है कि जो भी अब इंडिया से आना चाहते हैं, जिन्होंने कनाडा ही आना है, तो वो एक काम करे, वो इंडिया जैसे आपने सपोज माइंडसेट बनाया आपने आइल्स करनी है, आप आइल्स की जगह फ्रेंच सीखो। मैं मानता हूँ, मेरा ये साफ कहना है कि आने वाले टाइम में कनाडा सिर्फ 3 ही स्ट्रीम्स को पीआर करेगा, कंस्ट्रक्शन वाले, हेल्थ केयर वाले और आपके फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। बाकी जितने आपके छोटे मोटे कोर्सेज हैं सारे वाइप आउट हो जाएंगे, इनका कोई फायदा नहीं है। बिजनेस कर लो, आईटी कर लो, इनको आईटी में फिर आप हाई एंड अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो आपका कहीं तुका लग जाए, ऐसे तो मुश्किल है। क्योंकि आईटी में डिप्लोमा वाला, आईटी अब जो बंदा कर ही डिप्लोमा वाला है वो आईटी में क्या ही कर लेगा, वो तो मतलब आईटी वाला, अब आईटी एक इंटेलिजेंट बड़ा प्रोफेशनल में थोड़ा बंदा तेज चाहिए, और जो कर ही डिप्लोमा रहा है वो किस तरह आईटी में आ जाएगा, मुझे चीज़ समझ नहीं आती। तो आने वाले टाइम में 3 ही आपके स्ट्रीम्स बचेंगे अगर कनाडा आना है या पक्का होना है, कंस्ट्रक्शन ट्रेड आपका, हेल्थ केयर और फ्रेंच स्पीकिंग। तो अगर आप इंडिया से आना चाहते हो या किसी भी कंट्री से आना चाहते हो तो आप वहाँ से फ्रेंच सीखो, CLP7 लेके कनाडा हो। उसमें आपको मैं बेनिफिट बताता हूँ, उसके आपको बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप सपोज फ्रेंच आपको आती है, CLP5 या CLP7 आपने कर लिया, उसका बेनिफिट है कि आप सीधा क्यूबेक जाके PR ले सकते हो। आपने क्यूबेक जाना, वहाँ पे वर्क करना, आपको PR मिल जाएगी। और इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि कनाडा गवर्नमेंट जो क्यूबिक के बाहर भी उन्होंने 2026, 27, 25, 26, 27 के लिए ऑलमोस्ट 30,000 जो फ्रेंच स्पीकिंग बंदों को आउटसाइड द क्यूबेक भी PR देनी है, ताकि फ्रेंच स्पीकिंग को यहाँ पे जिंदा रख सके, मतलब लैंग्वेज जिंदा रहे। ये ना हो कि फ्रेंच वाले बंदे मुक जान, तो वो नहीं करना। उन्होंने 30,000 बंदे वो क्यूबेक के बाहर PR दे रहे हैं। उसकी शर्त एक ही, आपको CLP7 आना चाहिए। अब CLP7 ना ईजी भी नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ जिसने इंडिया से आना है, जिस तरह आने का मन बना रहा है, तो वो साथ साथ अपनी फ्रेंच की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दे। वो फ्रेंच सीख ले एक बार अच्छे से, फ्रेंच आ गई आपको, कनाडा में आते जॉब इजीली मिल जाएगी, बाइलिंगुअल आपको आता है, इंग्लिश फ्रेंच दोनों आती हैं। आप कहीं पे भी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या रिसेप्शन कोई भी जॉब कर सकते हो। और उस प्लस आपको PR ईजी हो जाएगी, आपको फ्रेंच के एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। और या आप क्यूबेक जाके PR ले सकते हो। आप आउटसाइड द कनाडा भी 30,000 PR हैं सिर्फ फ्रेंच स्पीकिंग के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। क्योंकि जो बंदे यहाँ पे आ गए ना, अब उनके लिए CLP7 लेना मतलब नामुमकिन तो नहीं है, इम्पॉसिबल तो मैं नहीं कहूँगा, बट मुश्किल काफ़ी है। क्योंकि CLP7 आप समझ लो आइलेट्स में 6.5 या 7 बैंड लेने के बराबर है ईच में। तो ये तो है नहीं कि आप आइलेट्स में कंपैरिजन में कर रहा हूँ, पर कोई ये बोलेगा कि भाई हम तो ले लिए थे, तो भाई आप इंग्लिश पढ़ भी तो नर्सरी से रहे हो या 5th या 7th, जब से भी आप पढ़ रहे हो, आपको 10-12 साल को इंग्लिश पढ़ते, तो आपको जाके 6.5 या 7 बैंड आए हैं। सोचो आपको फ्रेंच की ABC भी नहीं आती, तो अगर आप आज फ्रेंच सीखो तो साल में बहुत मुश्किल है। तो आपको उसके लिए 2-3 साल या 4 साल लग जाएंगे उसको अच्छी तरह मास्टर्स करते, मतलब कि पूरा आपका होल्ड हो उसके ऊपर। तो आप वहीं इंडिया से ही फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दो, फ्रेंच सीख के कनाडा आओ। जाकर आप फ्रेंच सीख के कनाडा आओगे तो आप यकीन मानो आपको अदर्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इजी फील होगा। आप इजी फील करोगे, आपको कोई भी PR होगी, जॉब ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, आपको हर चीज़ जो है वो थोड़ी सी मेहनत के बाद अवेलेबल हो जाएगी। और हाँ, अगर आप नहीं सीख के आए, अगर आप खाली इंग्लिश के बेस पे आ गए और कोर्स भी आपका कोई ऐसा ही सही है, तो फिर आप यकीन मान के चलो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आपने कनाडा आना भी है, अगर आपका हेल्थ केयर नहीं है, आपका कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, तो मेक श्योर करो आप फ्रेंच सीख के आओ इंडिया से। आप आइलेट्स बेशक वहाँ आप आइलेट्स मत दो, फ्रेंच स्पीकिंग का पेपर पास करके भी आप कनाडा आ सकते हो, उसमें आपको CLP7 ही चाहिए। तो आप मेरा ये कहना है कि आप इंग्लिश की जगह फ्रेंच को प्रेफरेंस ज़्यादा दो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगी एज इन द लॉन्ग टर्म। इंग्लिश में भी आपने इन्वेस्ट करना है तो इससे बेटर आप फ्रेंच में इन्वेस्ट करो। साल बेशक फालतू लग जाएगा, बट हाँ वो आपको काफ़ी अच्छा जो फ्रूट देगी इन द कमिंग फ्यूचर। तो ये 2 वीडियो थी कि जिसने अगर मेडिकल प्रोफेशन में आना है तो वो 2026 से पहले कनाडा आ जाए, नहीं अगर वो नहीं 2026 से उसके बाद आएगा तो फिर वो ओंटारियो को अवॉइड करे, किसी और प्रोविंस में जाए, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, कहीं पे नॉर्थ वाली जो प्रोविंसेस है कहीं पे भी चला जाए, उसके लिए वहाँ पे बेनिफिट है, फिर 2026 में ओंटारियो ना आए। तो अगर और किसी फील्ड में और किसी तरीके से आना है तो आज से ही अगर कनाडा आने का मन है तो आज से ही फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दो। फ्रेंच के सिवाय यहाँ पे बहुत मुश्किल होगा आने वाले टाइम पे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर किसी को कंटेंट अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कोई और को डाउट है नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।